नमस्कार मित्रों, इसके पहले हमने केवीएस पेडागॉजी की जो पढ़ाई हम कर रहे थे उसमें नंबर 1 क्वेश्चन से लेकर लगभग नंबर 51 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब इसी पुस्तक में हम लगभग 52 नंबर क्वेश्चन से लेकर पूरे 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं केवीएस पेडागॉजी यूनिट फर्स्ट के प्रश्नों को। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में बढ़े हुए तनाव, तूफान एवं विरोधों की अवस्था है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्टेनल हार ने कहा है इसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 का सी उत्तर सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है विकास की अधिगम अवस्था का प्रतिपादन किसने किया है? तो विकास की अधिगम अवस्था का प्रतिपादन किया है इसमें जेम्स ड्रेवर, रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स ने कि क्लार्क हॉल ने कि मैकडूगल ने। तो इसका प्रतिपादन किया है मित्रों सीयर्स ने। आंसर नंबर बी सीयर्स ने किया है। आप देखे होंगे कि इनके अधिगम सिद्धांतों का जो विकास का अधिगम सिद्धांत है उसके कई चरण हैं। तो इसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया है। 54 क्वेश्चन नंबर विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? तो किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है विद्यालय का सामाजिकरण? तो यहाँ पे सामाजिकरण की बात आते ही हम सामुदायिक भावना का विकास, इसी से ही विद्यालय का में बालक द्वारा सामाजिकरण में का कारक जो है जिस पे सबसे अधिक वो निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 55 यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा कि उसकी त्रुटि युक्त व्यवहार को उनके स्वीकृत नहीं करना है। ठीक है, एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित मतलब उसका संवेग जो है वो असंतुलित है। त्रुटि स्वीकार कर लेंगे तो संतुलन में आएगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक कहाँ है? अनिवार्य घटक है, बताइए क्या है अनिवार्य घटक उचित संवेगात्मक संतुलन का? तो इसमें 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा देखिए, संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन और सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया करना है कि संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता, क्षणों का एहसास, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता, ये भी नहीं होगा। सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप न करे। तो नियंत्रण संवेग के पहले नहीं हो सकता। इसे हमें गुस्सा आ गया है, इसका प्लान हम पहले से नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है। तो है यहाँ पे उत्तर नंबर 56 का ए। 56 का इसमें उत्तर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 57 छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे? तो ये उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्वयं करने से ही स्वयं करेंगे तभी श्रम का महत्व समझेंगे। ठीक, तो बालकों में स्वयं का कार्य करने की क्षमता जरूर विकसित करना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन है मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? मानव व्यवहार का विकास वो निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा है आनुवांशिक, पर्यावरण दोनों उपरोक्त हैं। तो देखिए दोनों पे निर्भर है। तो उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर होता है? तो अभिवृद्धि, परिपक्वन, विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ 59 का आप देखिए मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित किन कारकों पर? ये कारक सभी कारक सही हैं। ठीक, उपरोक्त सभी। तो बाल व्यवहार 60 के नंबर क्वेश्चन बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण क्या है? बाल व्यवहार में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक रूप से परिपक्वता, केवल परिपक्वता, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा। देखिए आप दोनों बहुत ही मायने रखता है। ठीक, केवल परिपक्वता से नहीं होगा कि व्यक्ति परिपक्व हो गया, विकास हो गया तो सब कुछ इसमें संभव नहीं। प्राथमिक रूप से परिपक्वता और अधिगम और परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा होनी चाहिए। ठीक, दोनों की उचित मात्रा होगी तभी उसका अधिगम जो बाल व्यवहार में परिवर्तन का
ये कारण बनते हैं, ये दोनों कारण। तो यहाँ हमारा 60 का सी सही हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 61। बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है, तो यहाँ पे आप चारों आंसर जब पढ़ेंगे तो इसमें बी देखिए, प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना को जो पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हम जब पढ़ेंगे तभी हमको उत्तर समझ में आ जाता है, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें याद करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दिया है पूर्ण रूप से उसके वंशानुक्रम की संरचना पर। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसा वंश में अगर एक व्यक्ति वंश में कोई उनका पूर्वज है, दादा है या पिता है, उनको उनके कान में समस्या है, आँख में समस्या है, तो वो बच्चे में ही आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त होता है। ठीक, बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। तो यहाँ पे भी उत्तर सही है। छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है? तो विद्यालय में सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की होती है? 62 क्वेश्चन का आंसर है कि एक खेल का मैदान हो, अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो और विद्यालय के कक्ष उचित हो। तो यहाँ पर तो लगभग ये तीनों ही सही हैं, लेकिन अगर यहाँ देता उपरोक्त सभी, तो हम उपरोक्त सभी पे निशान लगाते, लेकिन हमको इनमें से देखना है। तो इनमें से सबसे ज़रूरी क्या है? ठीक, इसमें सबसे ज़रूरी है कि विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। ठीक है, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय होना बहुत मायने रखता है। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन लागू किया जाए, छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। तो हमारे 63 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लगभग यहाँ पे देखिए पहला आंसर ही सही है। बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। ठीक है, तो ये उत्तर हमारा सही है। एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। ठीक, यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक बालक जो किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। किस चीज़ का परिणाम होता है? वास्तविक रूप से उस अनुभव का जो उसे प्राप्त होते हैं, उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण आनुवंशिकी कारणों का योगफल, उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों का, उसे अभिवृद्धि में सहायक अवसरों की प्राप्ति का। तो इसमें से उत्तर क्या सही है हमारा 64 का ये कि उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण व आनुवंशिकी कारणों का ये योगफल होता है। ठीक है, केवल वातावरण का योगफल इसमें नहीं होता, हमारा वंशानुक्रम आनुवंशिकी बहुत मायने रखता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का सामाजिकरण करने वाली सबसे पहली संस्था क्या होती है? जिस तरह सबसे पहला गुरु किसको माना जाता है? माता को माना जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय हमारा क्या माना जाता है सबसे पहला? तो ये 65 का आंसर है हमारा घर। पहले बच्चा घर से ही सीखता है। ठीक, पहले बच्चा घर से ही सीखता है ये। तो किसने कहा था व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? ये किसने कहा था? ये कहा था हमारा 66 नंबर क्वेश्चन का डी है वुडवर्थ। ठीक, व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, इसको कहा था वुडवर्थ ने। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? तो प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक, 1916 में की थी। किसने की थी? ये अभी आप आगे इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर है हमारा 68 का ए, आत्मा से। ठीक, मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्राप्त होती है? आत्मा से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 69। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षार्थी और शिक्षक से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक, न कि संस्कार विविधताओं का, शिक्षा नीति के अध्ययन का नहीं, जनसम्मुखवाद नहीं, ये तीनों नहीं। यही डी हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय
प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान के में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? तो प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? 70 का आंसर हमारा ए है, इंद्रियों का। ठीक, ए, इंद्रियों का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में किसका अंदर, देखिए अगर पूछ रहे मनोविज्ञान में, यहाँ प्राचीन ना होता तो मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है? तो व्यवहार का। ठीक, व्यवहार का, लेकिन यहाँ प्राचीन भारतीय में पूछा है तो इंद्रियों का। तो यहाँ 70 का ए सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 71। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन से हैं? प्रतिपादित सिद्धांत कौन से हैं? फ्रायड जो मनोविश्लेषणवादी हैं, ठीक, तो इनका यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इनका यही इन्होंने प्रतिपादित किया था। आप यूजीसी नेट एनटीए में भी देखेंगे तो फ्रायड के बहुत से प्रश्न आते हैं। शेखर एक जीवनी उनकी मनोविश्लेषणात्मक की कविता रचना है, उपन्यास जो है। नेक्स्ट है 72 प्रश्न है, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो यह है जलोटा के द्वारा। ठीक, यह प्रश्न उत्तर है जलोटा के द्वारा यह प्रतिपादित है कि मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रिया का अध्ययन करता है, शरीर का नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। तो ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, स्किनर ने कहा है ये। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है मनोविज्ञान की विषय वस्तु को? तो 74 नंबर का देखिए, विषय विशेषज्ञ, ये भी सही है, निरीक्षक भी, मनोवैज्ञानिक भी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किस अवस्था में? तो यहाँ पे देखिए बाल्यावस्था में ही 5 वर्ष तक पूरा कंप्लीट होता है अच्छे से विकास। मनुष्य को वो उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति बहुत तेज विकसित होती है। यहाँ पर निम्नलिखित है, मनुष्य को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो ये तो कथन बहुत ही फेमस है। ठीक, बहुत ही फेमस। तो ये किसने कहा है? फ्रायड, जो हमारे मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? शैक्षिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत में, कि व्यवसायिक में, कि उपरोक्त सभी में? तो यहाँ उपरोक्त सभी आंसर सही होंगे। ठीक, क्योंकि किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवसायिक सभी में जरूरत होती है इसकी। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, ये जन्मजात होती हैं। बी, प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं। नेक्स्ट हम देखें, मूल प्रवृत्ति किसी न किसी समय के से संबंधित होती है। उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही होगा। ठीक, उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही होगा। मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि यहाँ बताना है हमको। तो अंतर्दर्शन, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि की प्रश्नावली विधि। तो यहाँ पे उत्तर है प्रयोग विधि। ठीक, तो आपने देखा होगा कि अधिक कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किस पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि पावलोव ने कुत्ते पर अध्ययन किया था। ठीक है, अपना परीक्षण किया था। स्किनर ने चूहे पे किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो प्रयोग विधि ही सही है। ठीक, प्रयोग विधि हमारी ये सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए सभी आएगा, क्योंकि सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की कला आती है, सामाजिक सद्गुण बढ़ता है। ठीक है, ये सभी चीजें होती हैं। तो उत्तर नंबर डी यही सही हो जाएगा 80 का। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 81। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। समाजीकरण मतलब समाज में उसका आना जाना और उसके व्यवहारों का आदान प्रदान होने लगता है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था। तो 81 का
शैशवावस्था। ठीक, ये उत्तर सही है। बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है। सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, सच्चे बालक को पुरस्कृत करने से, स्वयं कठोरता सच्चाई का पालन करने से, झूठे छात्रों को सामूहिक दंड देने से। तो ये 82 का तो डी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे स्वयं पे ही प्रयोग करना है, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार होते हैं? तो विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार से होते हैं? तो यहाँ पे 83 का है ए, आत्मकेंद्रित, स्वयं से ही खेलते हैं वो, खिलौनों के होते हैं वो स्वयं से ही खेलते हैं। तो यहाँ पे आत्मकेंद्रित उत्तर सही हो जाएगा। मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा लक्ष्य है? वयस्क जीवन की तैयारी, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुकरण, उपरोक्त सभी। तो मानव जीवन में यहाँ पे हो जाएगा बी उत्तर सही है। व्यायाम की आवश्यकता, ठीक, खेल से क्या होता है? हमारा शारीरिक व्यायाम होता है। तो यहाँ पे व्यायाम की आवश्यकता। आप छोटे बच्चों के विकास के लिए उसको क्या कहेंगे? रटने की आदत दिलाएंगे, स्वक्रिया पर जोर देंगे, खेल प्रकृति का उदात्तीकरण करेंगे, 3R की शिक्षा देंगे। तो ये 85 का है स्वक्रिया पर। जब बच्चे स्वयं पढ़ेंगे, समझेंगे तो उन्हें अच्छे से याद भी होगा। तो बच्चे के विकास के लिए स्वक्रिया पर जोर देंगे। ठीक, यहाँ उत्तर बी सही हो जाएगा, 85 का बी। 86 का देख लेते हैं, केंद्र मुखी विकास का नियम निम्नलिखित है। तो केंद्र मुखी विकास का नियम निम्नलिखित है, इसमें से कौन सा है? सिर से पांव की ओर, छाती से उंगली की ओर, सिर से छाती तक, छाती से सिर तक। तो केंद्र मुखी विकास का नियम संबंधित है हमारा 86 का बी, छाती से हाथ की ओर। ठीक है, ये इसका ये केंद्र मुखी होता है, मतलब एक तरह से समझ में आएगा तो व्यक्ति अपना अधिगम को लिखेगा। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? यहाँ पर 87 का है हमारा बी, 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ए है ओम या अंडा, शुक्राणु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे बड़ी कोशिका हमारी होती है ओम या अंडा। ठीक, इसका उत्तर ये सही है, 88 का ए। नेक्स्ट प्रश्न 89, एक नवजात शिशु की कद ऊंचाई कितनी होती है? नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी? तो आपने छोटे बालकों को देखा जो जन्म लेते हैं, तो उनकी लंबाई कितनी होती है लगभग, ऊंचाई तो कितनी होती है लगभग? 89 का हमारा है बी, 20 इंच। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पे जन्मजात एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? सॉरी, एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270, 350, 206 की 250। तो यहाँ पे हमको उसका उत्तर हमारा है 19 का ए, 270। ठीक, 270 हड्डियां इसमें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगना हो जाता है? तो यहाँ पे भार पूछा है किस आयु में दुगना हो जाता है? तो इसका उत्तर है चौथे महीने में। चौथे महीने में देखेंगे आप कि बच्चों का वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। भ्रूण काल होता है, भ्रूण काल का समय क्या होता है यहाँ पर? तो भ्रूण काल होता है समय इसमें कि 92 का हमारा उत्तर है ए, 2 से 8 सप्ताह। ठीक, 2 से 8 सप्ताह, लगभग कितने दिन आ जाएंगे इसमें? 48 डे आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? ये भ्रूण का काल होता है, फिर उसके बाद वो गर्भाशय में चला आता है। ठीक, अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। संज्ञानात्मक विकास का किसने प्रतिपादित किया है? 93 का हमारा उत्तर है बी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण बनाए हैं। तो ये आप इनके चरणों को जरूर याद कर लें। गर्भ में बच्चे के विकसित होने के दिन लगभग कितने लगते हैं? तो गर्भ में बच्चे के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? अब बताइए इसको, अगर आप जान सकते हैं तो इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो 94 का हमारे यहाँ सही है, 280 दिन। ठीक, 280 दिन, इसी में पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ बच्चे 9 महीने कंप्लीट होने के बाद होते हैं, कुछ बच्चे 9वें महीने में ही हो जाते हैं। रेयर में ऐसा होता है कि 7वें महीने में बच्चों की डिलीवरी हो जाती है। 95 में, नया कोषाणु कितने घंटे में एक निषेचित
कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नया कोषाणु कितने घंटे में निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं? तो हमारा 95 का सही है बी, 48 घंटे में। ठीक, 2 दिन में। भाषा इनमें से किसका उपकरण है? भाषा इसमें किसका उपकरण है? तो भाषा इसमें 96 का हमारा है ए, संपर्क। हम जब बोलेंगे तो हमारा सामने वाले व्यक्ति से हमारी भावनाओं का संपर्क होगा, तो यहाँ पे भाषा संपर्क है, नहीं कि प्रेम, झगड़ा, शिक्षा। ठीक, शिक्षा में भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पे संपर्क के कारण ही तो शिक्षा हो पाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? ये बहुत ही सरल प्रश्न है इसमें। तो 97 का 20। अब 5 वर्ष के किसी भी बच्चे को देख सकते हैं जिनके स्वस्थ दांत हैं, कीड़े उड़े न पड़े, तो आप उनके देखेंगे कि ऊपर भी 10 होते हैं और नीचे भी 10 होते हैं, तो कुल टोटल 20 होते हैं। 98, बालक के समाजीकरण सोशलाइजेशन में निम्नांकित कारक भी सहायक होते हैं। तो सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं? तो हमारा यहाँ 98 का डी ही होगा, क्योंकि देखिए सभी कारक आते हैं इसमें। ठीक, सहानुभूति, संसूचन, तदात्मकरण, तो उपयुक्त सभी हो आएंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 99 का, बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है? खेल कूद की सुविधा, अनुकरण, पर्यावरण। यहाँ पे यही उत्तर सही है हमारा। ठीक, यही उत्तर हमारा सही है कि अनुकरण, अनुकूल पर्यावरण, इन्वायरमेंट। बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष, तो बाल विद्यालय का वातावरण जैसा होगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। ठीक, इसीलिए विद्यालय में शिक्षक और पाठ्यक्रम बहुत ही प्रभावी होने चाहिए। 100 क्वेश्चन देखिए, बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए। तो बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका लगभग सभी देखिए क्या है। उस बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, नहीं। उस बच्चे के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, सही बात है। उस बच्चे को जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी, एकदम सही बात है। हमें किसी भी बच्चे को जातिगत रूप से नहीं देखना चाहिए, या वो अलग धर्म का है तो नहीं देखना चाहिए। सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार है, समानता की शिक्षा। तो प्रयुक्त बी और सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 101, पास पड़ोस व मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार से सहायक होते हैं? ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसी प्रकार से हम लगभग 3-4 दिन में सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो आगे देखते हैं इसका उत्तर हम, कि पास पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिक प्रकरण में किस प्रकार से सहायक है? बहुत ही सहायक ये होती हैं। ठीक, तो देखना है इसका उत्तर। बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा कर नहीं, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करने के लिए। ये बात जब हम समाज में जाते आते हैं, या एक तरह से मित्र मंडली जो होती है, तो एक अलग व्यवहार वाले बच्चे का क्या होता है कि सभी उसके केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, सभी जो बच्चे रहते हैं एक तरह से अलग व्यवहार, अच्छे व्यवहार वाले के बालकों के केंद्र में हो जाते हैं। तो यहाँ पे बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करें। पास पड़ोस व मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायता है? बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करें, सी उत्तर इसका सही होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जितने भी KVS के एस्पिरेंट हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।